students, मीनाक्षी सिनेजिया फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन मेरा टॉपिक चल रहा था। लॉ ऑफ मोशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है। संवेग संरक्षण का नियम भी है और ऊर्जा संरक्षण का नियम भी है। हम अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाएंगे, उसके बाद हम उसमें ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कर सकते हैं, कोई बताएंगे। अभी हमें देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, संवेग संरक्षण की नियम क्या है। संवेग संरक्षण के नियम से आप सबसे पहले समझिए, एक ए बॉडी है और एक बी बॉडी है। ये बॉडी, इसका m1 वेट है, इसका m2 वेट है। इनिशियली ये किसी वेलोसिटी u1 से जा रही है और ये u2 से जा रही है। तो दोनों का इंडिविजुअली मोमेंटम हम कैलकुलेट करें तो वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। इट मीन्स इसका p1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू m1 u1 और इसका जो p2 होगा वो बराबर होगा m इंटू u2। करेक्ट। टोटल p1 प्लस p2 दिस विल बी इक्वल m इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। दिस विल बी द टोटल मोमेंटम जब वो आपस में इंडिविजुअली अलग आ जाए। नाउ आफ्टर अप्लाइंग सम फोर्स, इट मीन्स कोई फोर्स लगा, इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसके भी फोर्स लगाया, तो व्हाट विल हैपन, बॉडी विल गेट एक्सीलरेटेड। बॉडी के अंदर त्वरण आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी, सपोज इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है आफ्टर टाइम t। सेम हमने वही उसी इंटरवल ऑफ द टाइम में इसको भी फोर्स लगाया कोई, तो चूंकि ये फोर्स लगाया गया है, फोर्स depends upon the mass also, so that mass is different, so that velocity will not be same even though time interval is same, so that acceleration इसके अंदर भी होगा और इसकी velocity v2 हो जाती है after the interval of the time t is same for both. okay? अब इसका p2 नया हो जाएगा, p2 dash, suppose p2 dash after t second it will be equal to कितना हो जाएगा m2 v2 after interval t। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा p1 डैश आफ्टर द इंटरवल ऑफ टाइम t। इसका हो जाएगा m1 v1। ओके। अब टोटल आफ्टर t सेकेंड कितना होगा, टोटल आफ्टर t सेकेंड p1 डैश टोटल मोमेंटम आफ्टर t second. This will be equal to p1 dash plus p2 dash, that is m1 v1 plus m2 v2. Now we have to prove this addition will be equal to this. How? ये कैसे प्रूव करें, इसको प्रूव करें। अब क्या होगा, अब कैसे करें, इसके ऊपर फोर्स लगाया, वो अब सपोजिंग अब वो टकरा गई, मान लीजिए। ये काम तब होता है जब टकरा गए, तब ये होता कि टकरा गए तो इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती, उसकी वेलोसिटी v1 हो जाती आफ्टर दैट टाइम t। तो वो फोर्स की वजह से होता, तो वो फोर्स की वजह से होता ना। तो अब ये सोच रहे हैं फोर्स की वजह से होता, जब टकराए फोर्स लगा एक दूसरे पर तब ऐसी पोजीशन चेंज आई। तो फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू FAB एंड फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट विल बी F इंटू BA। ये है ना, ये होगा जब वो अगर यही क्रिया तब होती जब वो टकराए आपस में, तब इसकी वेलोसिटी, पहले वाली बॉडी की वेलोसिटी u1 से v1 हो जाती और इसकी u2 से v2 हो जाती। तब वो इसके ऊपर फोर्स मारती, पहला बॉडी पहले सेकंड में मारती, सेकंड वाली पहले में मारती। और ये लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, बल का नियम, न्यूटन का जो फोर्स का लॉ है उसके हिसाब से क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में क्रिया होती है। रिएक्शन का एक्शन के अपोज में रिएक्शन होता है बट इन रिवर्सल डायरेक्शन, सो दैट FAB विल बी इक्वल टू माइनस FBA। करेक्ट। ओके। और ये इनका इसके F को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी A1 इंटू मास m2 इंटू A2। ओके। और m1 क्या है,
और A1 क्या है, M1 A है V1 माइनस U1 अपॉन T, ओके, माइनस के साथ। दिस विल बी इक्वल टू माइनस M2 इंटू V2 माइनस U2 upon T as per this law. Okay, now T get cancelled, which will get here M1 V1 minus M1 U1 is equal to minus M2 V2 plus M2 U2. Okay, correct. M1 वाली चीजें एक तरफ है, M2 वाली चीजें एक तरफ है। हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है, यानी पहले की U1 की वेलोसिटी और दूसरे की U2 वेलोसिटी एक तरफ रख लें और टक्कर होने के बाद उनकी वेलोसिटी V1 V2 को एक तरफ रख लें। तो ये पहली वाली V1 है, ये U1 है, इसको इसी तरफ रखे रहने देते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, ठीक है। ये M2 है, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे ले आए हैं या उसको इधर ले जाए, बात देखिए, चाहे इसको ले आए, ठीक। अब हम इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। इसको इधर लेके आते हैं M1 इंटू V1 और इसको इधर लेके आए प्लस M2 इंटू V2, इसको उधर लेके गए, यहाँ M2 V2 है, M2 U2 है और ये M1 U1 इधर आ गया। अब ये क्या चीज है, ये है वेलोसिटीज, पहली बॉडी की वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी, पहली बॉडी का वेट इनटू आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी, दूसरी बॉडी का वेट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी। टक्कर के बाद वाली वेलोसिटीज हैं दोनों की M1 M2 की, यहाँ टक्कर के पहले वाली वेलोसिटीज है M1 U2 और U1। तो इसका मतलब ये कौन सा मोमेंटम है, सेकेंड बॉडी का मोमेंटम, ये बी वाली बॉडी का मोमेंटम जो टक्कर के पहले था M2 U2, ठीक है। इसकी क्या, इसका क्या है, ये पहली वाली बॉडी का मोमेंटम था टक्कर के पहले वाला, यानी ये हो गया P2 और ये P1, और ये क्या हुआ आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी चेंज हो गई है, तो पहले का P1 डैश और ये P2 डैश, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ P2 डैश कि हमने प्रूव कर दिया कि बिफोर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम था, आफ्टर कोलिजन भी टोटल मोमेंटम रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, क्लियर। अब आप इसी वजह से सिंपल सा एग्जांपल आपके कोर्स में नहीं है, इवन तो मैं आपको बता देती हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। अब आप ये देखो, एक एग्जांपल है बॉल वाला, बॉल को आप किसी फोर्स से ऊपर डालते हो, ऊपर जाती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार कम होती है क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, और उसकी वैल्यू होती है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। किसी भी मूवमेंट पे उसकी जिस वेलोसिटी होगी उसकी वेलोसिटी के स्क्वायर को 1/2 m से कर दिया जाए गुणा, तो एनर्जी मिल जाएगी। और हाइट इसकी लगातार बढ़ रही है, हाइट के बढ़ने से उसका mgh लगातार बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी, mgh बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी, mgh बढ़ेगा, लास्ट मोमेंट पे वो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, स्थिति ऊर्जा पूरी हो जाएगी। उसके बाद वो रिवर्स में ग्रेविटेशन की वजह से नीचे आएगी, जब वो नीचे आनी शुरू होगी तो वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहेगी और इसकी डिस्टेंस हाइट कम होती जाएगी और अंत में काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आकर जीरो हो जाएगी। ये टोटल मूवमेंट में काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम है तो वेलोसिटी स्टैटिक एनर्जी रुकी हुई है, और जब स्टैटिक एनर्जी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम है। तो इस तरह से टोटल एनर्जी एट एनी मोमेंट विल बी सेम, काइनेटिक एनर्जी प्लस स्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। ओके, कीप enjoying my channel, remain touching with me. If you like this video, please don't forget to subscribe me, like it. Okay, thank you, good night.